हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1999 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा अर्थात आईसीएस में उत्तीर्ण हुए। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 एवं 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1942 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। पढ़ाया उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुँचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना संगठित करने अर्थात गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीकी अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजर कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लेंगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्ज पैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए और फिर मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने दिया था, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। आगे है आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को
रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आगे है आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। पहला फेडरेटेड मलय, दूसरा अनफेडरेटेड मलय और तीसरा है एस्टेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी एस्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। पहला मलक्का, जिसे वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। वहीं दूसरा है डिंडिंग, जो कि वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। और तीसरा है पेनांग, जो वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। और चौथा है सिंगापुर। अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। आगे है सिंगापुर अर्थात तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सुप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अतः अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश पर। तो इसका पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कौन सा? तो इसका उत्तर है ए कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं वर्ष 1939 त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा
वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका उत्तर है डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका उत्तर है डी, 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, INA मानसिक पुत्र था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात 1 तथा 4, अर्थात ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाची फुजीवारा का। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्ज पैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। अब अगला प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो इसका उत्तर है बी, मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो इसका उत्तर है ए, मोहन सिंह। यदि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम विकल्प में नहीं है तो अभिष्ट विकल्प मोहन सिंह ही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका उत्तर है सी, 1942 में। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च या अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि KPK मेनन, नेद्याम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था कौन? तो इसका उत्तर है ए, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज
अर्थात आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई कब? तो इसका उत्तर है सी 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 21 अक्टूबर 1943 को। अब अगला प्रश्न है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई? तो इसका उत्तर है डी अर्थात तत्कालीन मलय में आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। पहला फेडरेटेड मलय, दूसरा अनफेडरेटेड मलय और तीसरा स्टेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार थे। पहला मलक्का, जो कि वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। दूसरा है डिंडिंग, जो कि वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। और तीसरा है पेनाक, जो कि वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। और चौथा है सिंगापुर। अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। अब अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इसका उत्तर है बी रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उनके बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया। अब अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका उत्तर है बी रंगून में। वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर अर्थात तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी परिणामों अर्थात प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका उत्तर है सी शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अब अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो इसका उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे।
तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल की उत्तरी अफ्रीकी अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो इसका उत्तर है सी अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अब अगला प्रश्न है, जय हिंद किसका नारा था? तो इसका उत्तर है बी सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। अब अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका उत्तर है ए 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो इसका उत्तर है सी राशिद अली। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सिप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इसका उत्तर है सी मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख को एक साथ अभियुक्त बनाया। बचाव पक्ष की ओर से भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लवादा पहना था और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो इसका उत्तर है ए भोला भाई देसाई। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोला भाई देसाई ने की थी। अब अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इसका उत्तर है डी अर्थात सर टी बी सप्रू। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो इसका उत्तर है सी
सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? तो इसका उत्तर डी, भोला भाई देसाई। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया कब? तो इसका उत्तर है ए, वर्ष 1945 में। अगला प्रश्न है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? तो इसका उत्तर है ए, लाल किला दिल्ली में। आईएनए अर्थात आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त आईएनए के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भोला भाई देसाई ने किया था। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन थी? इसका सही उत्तर चुनना है। तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1, 2 और 4 अर्थात वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। वेवेल योजना 14 जून 1945 को हुई, वहीं शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 को, नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका उत्तर है बी, CR दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फौशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे थे? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फौशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर कैबिनेट मिशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।